तो देखो भाई, हम लोग इंट्रोडक्शन, हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके थे ना। 11.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट था सब बता दिया था। अभी और कॉन्सेप्ट का यूज लगेगा तो वो मैं समझाता हुआ चलूंगा और सॉल्व करता हुआ चलूंगा जो क्वेश्चन में लगेगा। ठीक, तो 11.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं भाई। तो 11.2 एक्सरसाइज पे चलो। तो एक्सरसाइज हम लोग 11.2 सॉल्व करने चल रहे हैं। तो देखो जी, इसमें पहली सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो पहली सवाल में बोला क्या गया है? बोला गया है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन, दिक कोसाइन मतलब समझते हो, डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन, ये बताया था ना। तो दिक कोसाइन, 3 दिक कोसाइन दिया, मतलब दिक कोसाइन ये मतलब 3 लाइन का दिया है। बोला है कि ये परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर जाकर उसके बाद आगे काम करता हूँ। भाई देखो, पहले हमारी बात सुनो। जैसे आपको मैं कल आपको बताया था, 2 रेखाओं के बीच का समीकरण बताया था कि 2 रेखाओं के बीच का एंगल बताया था कि नहीं बताया था? क्या बताया था भाई? कॉस थीटा बराबर क्या होता था? कॉस थीटा बराबर, याद कराते हैं, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 अपान में रूट में, हाँ, a1 का स्क्वायर प्लस में c1। ये हो गया भाई। अब चलो डॉट में क्या हो जाएगा इसका बताओ। बहुत अच्छा, a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना भैया। ये हो गया। अच्छा ये बताओ, पहले हमारी बात सुनो, ये a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? ये है कि अलग अलग, मतलब पहली वाली रेखा का दिक अनुपात है और दूसरी वाली रेखा का दिक अनुपात है। दिक कोसाइन नहीं है, दिक कोसाइन नहीं है, ये दिक अनुपात है a1। अगर ये बोल दे भाई कि, सुनो पहले, अगर ये बोल दे कि ये अलग अलग, मान लेते हैं ये L1 है रेखा, ये L2 है, ये L1 रेखा, ये क्या है? L2। ये बोल दे कि पहली वाली रेखा का दिक अनुपात ना दे, बोल दे कि पहली वाली रेखा का दिक कोसाइन है L1 कामा M1 कामा N1, और दूसरी वाली रेखा का दिक कोसाइन क्या जानते हो? दिक कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन, L2 कामा M2 कामा N2। तो समझ रहे हो भाई? तो आपको फिर जाके बोले कि आप इनके बीच में एंगल ज्ञात कीजिए, तो बोलोगे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम निकालेंगे। क्या होता है जानते हो? तब इनके बीच में कैसे एंगल निकाला जाता है? होता है L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2। समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये होता है कब? जब दिक कोसाइन दिया गया हो। आपको समझ में आया? अच्छा बताओ, जब 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आकाश 90 का मान क्या होता है? 0। तो cos 90 का मान 0 मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया जब 2 रेखाएं L1 परपेंडिकुलर L2 होगी तब जाके क्या प्रतिबंध बनेगा कि अगर दिक कोसाइन दिया होगा L1 इंटू L2 प्लस में M1 इंटू M2, हाँ, प्लस में N1 इंटू N2 बराबर 0 होगा। ये अपना कॉन्सेप्ट बनता है अगर 2 रेखाएं लंबवत हैं और इनका दिक कोसाइन दिया गया हो। तो अगर दिक अनुपात दिया गया हो तो, और 2 रेखाएं लंबवत हैं, तब क्या हो बनता था? a1 इंटू a2 प्लस में b1 इंटू b2 प्लस में c1 इंटू c2 बराबर 0। हमारी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ? ये भाई लंबवत होने का प्रतिबंध है। ठीक, हाँ, ये दिक अनुपात है, ये दिक अनुपात वाला हो गया, दिक कोसाइन वाला हो गया। समझे? क्योंकि यल और यम यन ये सब क्या दिक कोसाइन होता है ना। अब आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज 11.2 की पहले ही सवाल में बोला गया है कि आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो तीनों रेखाएं दिया गया है सबका दिक कोसाइन दिया गया है, उनको भाई लंबवत सिद्ध करना है। समझ पा रहे हो? तो चलो उसको सिद्ध किया जाए। इसको मिटाकर अब सवाल सॉल्व करते हैं। देखो इसमें मैं अभी जो आपको स्टार्ट हो गया ना, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, देखो उसी का देखो क्या बोला है। बोला है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन 3 दिक कोसाइन दिया गया है, मतलब 3 रेखा का। एक पहले देखो, पहली रेखा का L1 का मतलब पहली रेखा का दिक कोसाइन क्या जानते हो? 12/13 कामा भाई -3/13, और क्या दिया है? कामा -4/13 -4/13। ये पहली रेखा का दिक कोसाइन हो गया। और दूसरी रेखा का दिक कोसाइन दिया गया है कि 4/13 12/13 4/13 12/13, और क्या है भाई जानते हो? और 3/13। क्या? 3/13। ये दूसरी रेखा का दिक कोसाइन हो गया। और तीसरी रेखा का दिक कोसाइन क्या जानते हो? तीसरी रेखा का दिक कोसाइन है 3/13। क्या? 3/13 कामा -4/13 कामा 12/13 भाई। ये तीसरी रेखा का दिक कोसाइन हो गया। बोला है कि
तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, इसको सिद्ध करना है। ये दिक कोसाइन दिया गया, क्या दिया गया है? दिक कोसाइन। तो सुनो पहले, तो इसमें ये दिक कोसाइन दिया गया भाई, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया, इसको सिद्ध करना है तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत मतलब समझते हो ना, ये L1 L2 एक दूसरे पर लंबवत है, L2 L3 एक दूसरे पर लंबवत है, L3 L1 एक दूसरे पर लंबवत। तो चलो मैं एक सिद्ध करता हूँ और सब आप सिद्ध कर लेना खुद ही। तो देखो मैं सिद्ध कर दूं, जैसे कि L1 L2 एक दूसरे पर लंबवत है, L1 परपेंडिकुलर L2। तो कैसे सिद्ध होगा जानते हो भाई? सिद्ध करने के बाद सिंपल है भाई, दिक कोसाइन दिया गया है। अब भैया मैंने बताया अगर अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत है और उनका दिक कोसाइन दिया गया हो तो क्या कैसे लिखाया जाता था? आपको मैंने बताया था L1 इंटू L2 प्लस में M1 इंटू M2 प्लस में N1 इंटू N2। अगर बराबर 0 आ जाए तो वो दूसरे क्या होंगी? ये दूसरे पर लंबवत होंगी। तो चलो भाई 0 लाया जाए तो दोनों को गुणा कराओ। तो देखो ये L1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, N1 होगा, N2 हो जाएगा, दोनों गुणा कराओ। तो क्या 12 गुणे 4 और 13 गुणे 13 यही तो होगा। तो 12 गुणे 4 12 चौक 48 बटे 13 गुणे 13 हो जाएगा क्या? 13 मतलब 169। 13 गुणे 13 160, अरे लिख दे रहे हैं यार। चलो भाई और देखो अब इसका गुणा कराएंगे तो माइनस 12 36 माइनस 36 हो जाएगा, माइनस 36 बटे 13 गुणे 13। समझ पा रहे हो? चलो आओ इसका बताओ, इसमें भी माइनस लगा हुआ है सामने, ठीक? 13 गुणे 13 कहाँ से हो रहा है भैया? नीचे वाला का मल्टीप्लाई नहीं होगा, उल्लू बात। हाँ बताओ। हर का हर में होगा। हाँ ये गुणा मल्टीप्लाई करना नहीं जानते क्या यार? A बटे B इंटू B बटे C, तो ऊपर का ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है, समझे कि नहीं? चलो भाई ऐसे अब इसमें देखो -4 का 3 से गुणा करोगे -12 हो जाएगा, -12 अपान में और भाई 13 गुणे 13। अच्छा ये बताओ आप थोड़ा हमको, आप ये बताओ भाई दोनों जोड़ोगे -36 -12 -48 अब प्लस 48, 48 माइनस 48 0 बटे 169 मतलब 0 हो गया ना? तो आप बोलोगे कि अतः ये L1 और L2 क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसे आप L2 और L3 को मल्टीप्लाई डिवाइड देखोगे ना तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 12 3 4 एक दूसरे से घुमाए हुए हैं ना। हाँ मैं आपको एक दिन बताया था भाई, दो रेखाएं होंगी, क्या होंगी? दो रेखाओं के भाई एक से कितना कई 8 करीब 8 बनते हैं, क्या बनते हैं? 8 दिक कोसाइन बनते हैं, बताया था पहले कॉन्सेप्ट में। तो वही एक दूसरे को घुमा कर किसी में माइनस लगा दिया, किसी में प्लस लगा दिया गया। प्रूव करने का तरीका आपको मैंने जो बताया समझ में आया कि नहीं आया? यही होता है भाई, ठीक भैया? ये हो गया अपनी पहली सवाल, हो जाएगी। चलें भाई पहली सवाल हो गई। अब दूसरी सवाल में देखो, फिल कराता हूं आपको। दूसरी सवाल में देखो क्या बोला गया है। बोला गया है कि दर्शाइए कि बिंदुओं, दो बिंदु दिया गया है, 1 -1 2, 1 -1 2, ये पहली बिंदु हो गई भाई। और बोला है कि दूसरी बिंदु क्या दिया गया? दूसरा बिंदु 3 4 -2, ये दूसरी बिंदु हो गई। मतलब दर्शाइए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, इससे और इससे होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं, दूसरा बिंदु दे दिया बिंदुओं 0,3 क्या? 0,3,4 0,3,2 है भाई, ये 2 है, 0,3,2 और 3,5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, मतलब सुनो पहले बात मैं क्या बोल रहा हूँ। बात ये है भाई कि बताइए कि इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ये एक दूसरे पर लंब है, समझे कि नहीं? तो इसको मैं मान लेता हूँ L1, ये पहली रेखा क्या हो गई? L1। इसको मैं मान लेता हूँ L2, ये एक दूसरे पर लंब है, मतलब L1 परपेंडिकुलर L2 दिखाना है। तो कैसे दिखाया जाएगा भाई? दिखा दिया जाए तो देखो, दिखाने का बस एक तरीका, जब दो बिंदु दिया जाए तो आप डायरेक्शन कोसाइन नहीं, दिक अनुपात निकाल लिया करो, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। अब मैं किसी रेखा का जब दो बिंदु दिया गया हो तो दिक अनुपात निकालने का तरीका बताया था, कैसे निकाला जाता जानते हो? दूसरे बिंदु से पहले बिंदु को घटा दो, इसमें से इसमें घटाओ, दिक अनुपात अपने आप निकलता हुआ चला जाएगा। तो भाई देखो L1 का दिक अनुपात निकाला जाए, L1 का दिक अनुपात, तो देखो L1 का 3 - 1, इसमें से भाई तो 3 में से 1 गए, 2 हो गया। चलो और 4 में से 1 को माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, क्या? 5 हो गया भाई। और इसमें से इसमें माइनस करो, इसमें से अब इसमें माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, -4।
समझ पा रहे हो आप हमारी बात? ये हो गया, ये पहली रेखा का दिक् अनुपात, मतलब क्या आ गया, A1, इधर देखो A1 कामा B1 कामा C1, दिक् अनुपात को A1 B1 C1 से दिखाया जाता है ना, पहली रेखा का। और दूसरी रेखा का मैं दिक् अनुपात निकालने चल रहा हूँ, दूसरी रेखा का भाई। तो चलो दूसरी रेखा का दिक् अनुपात निकाला जाए। तो दूसरी रेखा का दिक् अनुपात देखो, 3 में से 0 माइनस करो, दूसरी रेखा, तो 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 आएगा ना भैया। 5 में से 3 गए 2, और 6 में से 2 गए 4 आएगा क्या, ये दूसरी रेखा का मतलब A2 आ गया और B2 आ गया और C2 आ गया। अच्छा बताओ, जब दो रेखाएं भाई, दो रेखाओं का दिक् अनुपात दिया गया हो और इनको लंबवत सिद्ध करना है, तो क्या मैंने प्रतिबंध बताया था? A1 अपान A2। नहीं 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 नहीं, वो तो समांतर वाला था। A1 अभी भी मैंने लिखवाया यार। A2 हाँ, प्लस C1 C2 बराबर 0, L1 परपेंडिकुलर L2 अगर सिद्ध करना है भाई, तो क्या प्रतिबंध होता है? प्रतिबंध ये होता है भाई कि A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 बराबर 0 आ जाए ना। तो चलो गुणा कराते हैं यार। A1 तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा कि नहीं होगा? अरे 2 इंटू 3 भाई। चलो अब प्लस लगाओ, 5 इंटू 10 लगाओ, प्लस में 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 भाई। आओ चलो फिर माइनस हो जाएगा ना, माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा। 16 माइनस, तो देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 बराबर 0 आ गया। क्या सिद्ध हो गया? कहता है ये क्या हो जाएगा? अतः यह क्या हो जाएगा भाई, पहले दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। दूसरी सवाल समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब 2 सवाल हो गई ना। अब तीसरे सवाल पे देखो। तीसरे सवाल में देखो क्या बोला गया। बोला गया है कि दर्शाइए कि बिंदुओं, 2 बिंदु बोला है, दर्शाइए कि बिंदुओं, कौन कौन बिंदु दिया गया है तीसरे सवाल में? बोला है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8, 4, 7, 8, 4, 7, 8, और क्या बोला है? दूसरा बिंदु दिया गया है 2, 3, 4। दर्शाइए कि बिंदुओं इससे और इससे, मतलब दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा। दूसरा बिंदु दे दिया है। क्या दूसरा बिंदु दिया है? दूसरा बिंदु क्या दिया गया है कि बिंदुओं -1, -2, -1, -2, -1, -1, -2, -1 और 1, 2, 5, 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा, से होकर जाने वाली रेखा एक दूसरे पर समांतर है, एक दूसरे के समांतर है भाई। तो समांतर वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? अगर दो रेखा, ये क्या है? L1 भाई, देखो ये L1 है कि नहीं है? ये क्या है? L2 रेखा है। जब दो रेखाएं दिया गया हो और उनका दिक् अनुपात दिया गया हो, तो हम समांतर कैसे सिद्ध करते थे? हम सिद्ध करते थे समांतर ऐसे, अगर A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2 आ जाए, तो हम क्या बोल देते थे भाई? दोनों रेखाएं L1 पैरेलल L2 है। समझे? तो चलो सीधे इसको तो आप कर लोगे यार। A1 A2 A3 नहीं निकाल पाओगे? अरे A1 A2 निकाल लोगे? नहीं निकालोगे? A1 कैसे निकल जाएगा? मतलब पहली रेखा के दिक् अनुपात निकल जाएगा ना, इसमें घटाना से सिद्ध कर लेना, आपका आ जाएगा। आगे नहीं करेंगे इसको, ठीक? बहुत बढ़िया। अब चला गया चौथी सवाल में बोला है कि क्या बोला जानते हो? बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखो बिंदु 1, 2, 3, बिंदु 1, 2, इधर देखो भाई, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। किससे? इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आगे बोला है कि जो सदिश, मतलब इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इससे ये ए भाई देखो, तो इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये जो सदिश कौन सा दिया गया है? 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 2k कैप। जो सदिश इसके क्या है? समांतर है। जो सदिश इसके समांतर है भाई, तो सुनो पहले, अब देखो, मतलब इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण और इसके समांतर है। याद करो, पहले ही दिन जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, पहले ही दिन बताया था, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण और कोई एक सदिश दिया होता था, उसके पैरेलल होती थी, समांतर होती थी। तो कैसे मैंने आपको बताया था? अरे भाई, तो क्या बताया था मैंने? क्या बताया था कि वेक्टर R1, मतलब वेक्टर R बराबर होता था वेक्टर A प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। होता था नहीं होता था? एक बिंदु से इससे गुजरती थी और इसके समांतर होती थी। समझे कि नहीं? ये सदिश समीकरण होता था। तो बताओ ये कौन सा वेक्टर होगा? बताओ ये इसके समांतर है तो
ये कौन सा वेक्टर हो, ये वेक्टर बी होगा ना भाई। नहीं समझ पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो तो एक बार बना भी देता हूँ। ऐसे कुछ बनाया था मैंने चित्र, इधर देखो ऐसे एक इस यहाँ पर कोई बिंदु होता था, इससे गुजरती थी, इससे गुजरती थी नहीं गुजरती थी, इससे भाई अपनी लाइन गुजरती थी ये ए, और ये एक वेक्टर दिया होता था, इसी के समांतर होती थी ना भाई। अब बोला है इसके समांतर मतलब वेक्टर भी ये होगा, क्या होगा, वेक्टर भी ये हो जाएगा। तो चलो यार इसका सदिश समीकरण लिखते हैं। सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्या होगा, जिस बिंदु से गुजरेगी इसी का वो स्थिर सदिश होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 आई कैप मतलब आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 की कैप, ये हो गया। फिर जाके प्लस में लेमडा, लेमडा अब बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर भी यही होगा जिसके समांतर होती है ना, लेमडा के बगल में वही लिखा जाएगा जिसके समांतर होगा, 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 2 के कैप। हमारी बात समझ पाए, ये कौन सा सदिश हो गया, ये बताओ ये कौन सा समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया भाई सदिश। अच्छा इसका बताओ, जैसे इसका अगर हम कब बोल देता भाई, क्या निकालिए जानते हो, कार्तीय समीकरण निकालिए। कौन सा करना, तो देखो कार्तीय समीकरण तो मैंने आपको बताया था कैसे होता था, जानते हो कार्तीय समीकरण, x माइनस x1 अपान में a होता था बराबर y माइनस y1 अपान में b होता था, समझे भाई, बराबर z माइनस z1 अपान में। सुनो पहले हमारी बात सुनो, अगर बोल दे कि रेखा का दिक् अनुपात निकालिए, अगर कार्तीय समीकरण दे दिया गया है तो रेखा का दिक् अनुपात कैसे निकलता है जानते हो भाई, यही नीचे वाला जो होता है वही रेखा का दिक् अनुपात होता है, समझे कि नहीं। अरे यार मैं बोला हूं ना कि आपको दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन रेखा का होता है भाई, तो दिक् अनुपात क्या होता है, वही जो नीचे वाला लिखा होता है वही दिक् अनुपात हो जाता है, समझ पाए कि नहीं है। चलो निकालो भाई, पहले इसको कार्तीय समीकरण लिखो इसका। तो x माइनस x1 क्या होगा, जिस बिंदु से गुजर रही है, किससे गुजर रही है ना, x माइनस x1 अपान में दिक् अनुपात जिसके समांतर है 3, समझ पा रहे हो, बराबर y माइनस y1 2 यार अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, बराबर z माइनस z1 के स्थान पर बताओ क्या लिखा जाएगा, 3 हो जाएगा ना भाई, 3 अपान में c क्या हो जाएगा, k के बगल में मतलब जिसके समांतर है k वाला माइनस 2। ये हो गया भाई कार्तीय समीकरण, क्या हो गया, कार्तीय समीकरण। तो चाहे जो पूछे आप बता नहीं पाओगे, बता दिया जाएगा भाई, है ना। पांचवी सवाल, तो चलो पांचवी सवाल बताते हैं। देखो पांचवी सवाल में बोला गया है कि बिंदु जिसकी स्थिर सदिश, समझने की कोशिश करो। अभी मैंने एक बिंदु बोला था, चौथी सवाल में क्या बोला था कि एक बिंदु था, उस बिंदु से गुजर रही थी तथा एक वेक्टर दिया था उसके समांतर थी ना। अब देखो पांचवी सवाल में थोड़ा बदल दिया है, बस बोला है बिंदु जिसकी स्थिर सदिश, मतलब एक बिंदु दिया है उसका स्थिर सदिश दिया, बिंदु नहीं दिया है उसका स्थिर सदिश दिया है। हाँ, तो बिंदु जिसका स्थिर सदिश दिया है 2 आई कैप है, क्या है 2 आई कैप है माइनस जे कैप है प्लस में 4 के कैप है। ये क्या है भाई, ये बिंदु का स्थिर सदिश है, मतलब ए बिंदु का स्थिर सदिश मतलब क्या है, ये ओ ए वेक्टर है क्या भाई, है कि नहीं है, इस जिसका स्थिर सदिश है। बिंदु जिसका स्थिर सदिश से गुजरने वाली, मतलब इस बिंदु से गुजरने वाली, ए बिंदु से गुजरने वाली, ए बिंदु से गुजरने वाली भाई, ए बिंदु से गुजरने वाली, ए बिंदु से गुजरने वाली मतलब इससे ये ए बिंदु का स्थिर सदिश दिया है, बिंदु नहीं दिया है, गुजरने वाली से गुजरने वाली तथा सदिश एक दिया गया है, एक सदिश और दिया गया है, बोला है इसकी दिशा में, मतलब इससे गुजर रहा है और किसकी दिशा में, एक सदिश दिया है इसकी दिशा में, एक सदिश दिया गया है इसकी दिशा में। सदिश क्या है जानते हो, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप नहीं, आई कैप प्लस 2 जे कैप है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, इसकी दिशा में जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए, कौन कौन समीकरण, सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण निकालना है। अब आपको मैं फील कराता हूं बात क्या बोल रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है, इस बिंदु से, इधर देखो, इस बिंदु से गुजर रहा है और एक सदिश दिया है उसकी दिशा में जा रहा है। अच्छा बताओ इसकी दिशा में जा रहा हो या उसके समांतर हो, बात एक ही होगी भाई, ये जाने रखना, समझे नहीं, जहाँ उसके समांतर हो या उसकी दिशा में हो, कुल मिलाकर वो दिशा ही बताता है, समांतर मतलब इधर ही जा रहा है ना, इसकी दिशा में। हाँ भाई, तो जैसे बोले किसकी दिशा में जा रहा है, इसकी दिशा में ना, तो ये कौन सा वेक्टर होगा बताओ, इतना सच पा रहे हो नहीं, इसकी ये बी वेक्टर हो जाएगा। अब किससे गुजर रहा है बताओ, इससे गुजर रहा है, तो बताओ ए से गुजर रहा है, मतलब अब इसका स्थिर सदिश दे दिया है, मतलब इसका भाई, अब इसका बिंदु नहीं निकाल सकते, निकाला जा सकता है यार। बिंदु क्या हो जाएगा बताओ, बिंदु आई के बगल वाला क्या है 2 है, जे के बगल में -1 और के का बगल में 4,
समझे ना, इससे गुजर रहा है, इसके समांतर है। तो चलो निकालो पहले पहले कौन सा समीकरण निकालेंगे जानते हो भाई? ये एल है, ठीक। तो पहले निकाल लिया जाए, तो बताओ। सदिश समीकरण। हाँ, तो निकालो सदिश समीकरण। सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण अभी मैंने आपको बताया, वेक्टर आर बराबर क्या होता है? वेक्टर आर बराबर क्या होता है भाई? वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो लिखो आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए वही ओ ए वेक्टर ही तो वेक्टर ए होगा, या इसी में लिख लो। समझ पा रहे हैं नहीं? तो क्या हो जाएगा भाई? वेक्टर ए यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में 4k प्लस में लेमडा। वेक्टर भी क्या हो जाएगा? इसी की दिशा में जा रहा है ना, आई कैप प्लस में, माइनस के समझे? अब